हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स से, वो भी बहुत ही चुनिंदा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन है। लेकिन इसको टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। हम आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन लाएंगे और आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले आंसर देना है और ईमानदारी पूर्वक लास्ट में आपको बताना है कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ। ठीक है। और प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त साथी हैं सबके पास शेयर कीजिए, उनसे कंपेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि आप भी इस 20 क्वेश्चन को बनाइए। हम भी 20 क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कि किसका सही होता है। तो उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट जरूर बाजी मार जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये कंपेयर जरूर कीजिएगा वीडियो शेयर करके। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्या कीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं ना, जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे नंबर एक नोट कर लीजिए, 9135742024। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो चलिए, कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं क्लास करने के लिए? 20 ऑब्जेक्टिव है, 20 में से 20 सही करना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि बोल रहे थे कि सर जी आज लॉन्ग क्लास नहीं हुआ। तो बाबू, लॉन्ग क्लास नहीं हुआ क्योंकि आज जो है ना बाबू, यहाँ पे याद रखना मेला है और ये अंतिम है। ठीक है, आज भी लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कल से एकदम 100% की लाइट रहेगा। कटेगा भी तो कब? तो दुर्गा पूजा में हो सकता है कि कटेगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन उससे पहले अब नहीं कटेगा। तो कल से आपका लॉन्ग क्लास 100% होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम ये सोचे कि लॉन्ग क्लास अगर नहीं हो रहा है तो क्लास ना लेने से बढ़िया है कि कम से कम जितना बैटरी बचा है उसमें क्या करें, आपका कम से कम टेस्ट ही हम ले लें। ठीक है, तो इसलिए हम टेस्ट ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं एक बार क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो को शेयर करने के बाद से बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों ले लीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस गेस प्रश्न प्लस क्या मिलेगा, PYQ। और याद रखना है कि नोट्स के साथ मिलेगा। तो अगर आपको ये लेना है तो यहाँ पे एक नंबर नोट कीजिए, जो कि हमारा नंबर है 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके क्या कर सकते हैं, PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी बच्चे रेडी हैं, क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बोले यस सर, क्लास को शुरू कीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। कितना माइक्रोफेराड का है? 6 माइक्रोफेराड के कितने संधारित्र है? 3 संधारित्र उपलब्ध है। तो लिखना है यहाँ पे सबसे पहले कि 6 माइक्रोफेराड के, याद रखना है कितना, 3 संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ बताना कि उनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। तो न्यूनतम धारिता और अधिकतम धारिता हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बोला क्या गया कि 6 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्र है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसके द्वारा न्यूनतम प्रतिरोध और अधिकतम। तो चलिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 6 माइक्रोफेराड के जितने भी संधारित्र हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 संधारित्र है 6-6 माइक्रोफेराड के, तो हम 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही। तो ये क्या है, 6 माइक्रोफेराड, इसका भी है। ठीक है, इसका भी क्या है, 6 माइक्रोफेराड है। ठीक है, और इसका भी क्या है, 6 माइक्रोफेराड है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज का फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/C1 प्लस क्या होता है, 1/C2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/C3 डॉट डॉट 1/C, यानी जितना भी हो संधारित्र आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज की निकालें या न्यूनतम धारिता निकालें, 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका मान क्या है, 6-6 माइक्रोफेराड है। तो हम लिखते चलेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी इसका जब हम बट्टा का जोड़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कटाएंगे तो क्या होगा, ये तो कटेगा भी ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, यानी 1/CS, याद रखिएगा 1/CS इक्वल टू क्या निकला, तो 1/2 निकला। तो अगर हम CS का मान निकाले, सीरीज का न्यूनतम प्रतिरोध निकाले, तो न्यूनतम प्रतिरोध क्या हो जाएगा, CS इक्वल टू क्या होगा, ध्यान में रखिएगा,
C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, तो 2 माइक्रोफैराड हमारा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिरोध को प्राप्त करेंगे। अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे प्यारे बच्चों ये देखिए 3 गो संधारित्र 6-6 माइक्रोफैराड के, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, ये बैटरी है, समझिएगा ये बैटरी है प्लस माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों क्या है 6-6 माइक्रोफैराड का है। तो अगर आपको पता होगा कि जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर आप पैरेलल जोड़ते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे अधिकतम प्रतिरोध मतलब संधारित्र हमारा ज्ञात होगा, यानी Cp इक्वल टू क्या होगा, सबका कितना है 6 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे लिखते चलिए 6 माइक्रोफैराड पहला का है, दूसरा का भी क्या है 6 माइक्रोफैराड है, प्लस क्या है तीसरा का भी 6 माइक्रोफैराड है। तो यानी अगर हम पैरेलल का निकाले, यानी अधिकतम यहाँ पे धारता निकाले तो 18 और क्या हो जाएगा माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी हमारा सबसे न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है 2 माइक्रोफैराड और अधिकतम कितना है 6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे आंसर है, देखिए तो आप लोग बाबू दिख रहा है यहाँ पे कि न्यूनतम कितना है 2 माइक्रोफैराड और अधिकतम कितना है 18 माइक्रोफैराड। यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ, एक बार बताइए टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ, जल्दी जल्दी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। तो चलिए सभी बच्चों का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी मतलब मजबूती। किसी बिंदु पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आवेश है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसका एगो अपना क्षेत्र होगा। अब इस अपने क्षेत्र में इसके पास जो मजबूती होगा ज्यादा होगा, इससे दूर मजबूती क्या होगा कम होगा। तो उसका प्यार बच्चों बोला जा रहा है कि तीव्रता। तीव्रता को हम लोग किससे सूचित करते हैं प्यार बच्चों, ई से सूचित करते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है एफ बटा में क्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है और यही आपसे पूछा गया है इस टेस्ट में। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अगर तीव्रता पूछेगा तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई क्यू। यानी हमारा जो राइट आंसर बन रहा है प्यारे बच्चों क्या बन रहा है, ध्यान में रखना है कि हमारा जो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बन रहा है। तो कितने सारे बच्चे बी मारे हैं। अगर यहाँ पे तीव्रता ना पूछ के आपसे पूछ दिया जाए कि बल क्या होगा, है ना, अगर आपसे तीव्रता ना पूछ दिया जाए बल क्या होगा, तो बल इसमें से कैसे निकालेंगे, एफ का मतलब क्या होता है बल, और बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। तो अगर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एफ हो जाएगा, एफ में एक से गुणा होगा एफ, ई क्यू में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, यानी क्यू में ई से गुणा कीजिएगा क्या होगा क्यू ई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकलेगा बल निकलेगा। अगर बल पूछेगा तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है 100%। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इसका आंसर लगाइए कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतना परिणाम का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था, तब क्या होगा। मान लीजिए कि दो गो है ना, दो गो गोला है धातु का। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, पहले तो आप लोग आंसर लगाइए, बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे होंगे फटाफट से आंसर लगाएंगे। देखिए दो गो गोला है धातु का, दो गो गोला है, क्या है बाबू दो गो गोला है, क्या है दो गो गोला है। ठीक है, अब ये जब दो गो गोला है तो बोला जा रहा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेशित दिया गया है ना, धन आवेशित दिया गया, यानी इस पे क्या किया गया प्लस इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है ना। ये मान लीजिए कि इस पे क्या किया गया प्लस इलेक्ट्रॉन को भेजा गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कोई भी अगर पिंड है वो उदासीन है, इसका मतलब क्या है, कोई भी धातु का गोला है मान लीजिए अगर वो उदासीन है, इसका मतलब क्या है जितना की मात्रा, मान लीजिए कि धातु का गोला है इसमें क्या है ये उदासीन है। ठीक है, मान लीजिए तो अगर ये उदासीन है ना तो इसमें क्या है जितना प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, मान लीजिए कि इसमें 5 गो प्लस इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर इस धातु के गोले में मान लीजिए कि 5 गो प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, 5 गो प्लस इलेक्ट्रॉन है, चाहे 3 को मान लीजिए, उतना ही 3 को क्या होगा इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें क्या करेंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये माइनस वाला खत्म होगा, माइनस वाला खत्म हो जाएगा ना। यानी प्लस आवेश डालना का मतलब क्या है, इसमें से माइनस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। ठीक है, तो अगर बोला जा रहा है कि एक धातु का गोला है ए, उसको हम धन आवेश दे रहे हैं तो इसमें से क्या होगा माइनस इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसमें से क्या होगा माइनस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो इस धातु के गोले पे हम प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस चार्ज दे रहे हैं, और इस पे क्या कर रहे हैं कि प्लस माइनस 5-5 गो ऑलरेडी है। मान लीजिए यहाँ पे कि इसमें क्या है प्लस गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस
क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना कि इसमें मान लीजिए कि 5 गो प्लस इलेक्ट्रॉन है, अब 5 गो क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, 5 गो क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, 5 गो माइनस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर ये लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए कि 5 गो प्लस गो इलेक्ट्रॉन है या 5 गो माइनस गो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, और हम माइनस इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित दे रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान यानी यहाँ पे मान लीजिए कि गोला ए है और ये गोला बी है, तो इसमें जब हम धन आवेशित कर रहे हैं तो इसमें से माइनस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और क्या कर रहे हैं कि ये बराबर है, इसमें क्या कर रहे हैं, और हम माइनस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, डाल रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि और माइनस इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं, जितना इसमें धन आवेश डालेंगे उतना इससे क्या होगा, ऋण आवेश हमारा निकल जाएगा इससे बाहर, लेकिन इसमें जितना ऋण आवेश डालेंगे वो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि धातु ए के मतलब धातु के बने गोले ए को धन आवेशित दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु बी है उसको उतना परिणामी ऋण आवेशित दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, गोले ए और बी का द्रव्यमान बराबर होगा, नहीं, जब हम इस पे धन आवेश दिए हैं तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, जबकि इसमें क्या हुआ है और ऋण आवेशित किए हैं यानी माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, तो बी का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए गोले ए का द्रव्यमान, नहीं गोला ए का द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, ये भी गलत हो गया। देखिए गोले बी का जो द्रव्यमान होगा ना वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन हमारा 100% बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराडे को कम से कम कितने संधारित्र प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराडे की आवश्यकता होगी, यानी आपको कितना संधारित्र जोड़ना है 2 माइक्रोफेराडे का कि आपका जो बनेगा बाबू कितना 5 माइक्रोफेराडे का कोई एगो यहाँ पे क्या बन जाएगा संधारित्र, मतलब मान लीजिए कि बन जाए, है ना। यानी आपको बताना है कि धारिता 5 माइक्रोफेराडे की धारिता बनाना है और आपको कितना जोड़ना है, 2 माइक्रोफेराडे के कितने संधारित्र जोड़ेंगे कि 5 माइक्रोफेराड का धारिता आपका बन के तैयार हो जाए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 माइक्रोफेराड के 4 को लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं सीरीज में जोड़ देते हैं। तो अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे याद रखिएगा तो इसका फॉर्मूला 1/CS होता है, तो 1/2 4 को जोड़ना है, पहला ऑप्शन चेक करें 4 को जोड़ना है तो यहाँ पे 1/2 और फिर क्या कर देंगे 1/2 करेंगे, यानी 2 बटा में क्या हो जाएगा 4, यानी 1/CS इक्वल टू क्या निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी अगर बात करें तो ये तो प्यारे बच्चों 2 होगा, इसका तो ऐसे ही लग रहा है कि CS का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो गलत हो गया 2 होगा, लेकिन हमको बनाना कितना है 5 को बनाना है। फिर हम इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों पैरेलल में 4 को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि 2 माइक्रोफेराडे के कितना लेना है, पहला ऑप्शन लेंगे 4 को चेक करके, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा C1 + C2 + C3 और प्लस क्या हो जाएगा C4, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, यानी पैरेलल में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा सबका 2 माइक्रोफेराडे, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 यानी Cp इक्वल टू क्या निकला हमारा, यहाँ पे निकल गया 8 माइक्रोफेराड, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ये भी 5 नहीं बन रहा है, तो एक दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे कि हम 2 माइक्रोफेराड के कितने संधारित्र जोड़े कि हमारा 5 माइक्रोफेराड बन जाए, है ना। तो 5 माइक्रोफेराड बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि 2 संधारित्र को हम लोग क्या कर रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका धारिता कितना है 2 माइक्रोफेराड, सबका क्या लेना है 2 माइक्रोफेराड लेना है, तो 2 को हम क्या कर रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का 1/C1 प्लस क्या हो जाएगा 1/C2 प्लस क्या हो जाएगा 1/C3 और प्लस क्या हो जाएगा 1/C4 डॉट 1/CN, यानी अनंत हम जोड़ सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे 1/CS सीरीज का वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, है ना, सबका क्या कीजिए 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अरे 2 को ना 2 को ना जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे देखिए हमको 2 को ना जोड़ना है, क्योंकि हमको क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, 2 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, तो हम 2 को जोड़ेंगे, ये फॉर्मूला याद रखिएगा जितना भी जोड़ सकते हैं, तो हमको 2 का जोड़ना है इतना तक ही जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि क्या है 2 को हमको क्या करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है, यानी CS का वैल्यू कितना निकल जाएगा प्यारे बच्चों 1 निकल जाएगा, कट जाएगा ना, तो हमारा CS का वैल्यू कितना 1, यानी 2 को जब हम मतलब सीरीज में जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो ये 2 को मिला के कितना माइक्रोफेराडे की धारिता बना रहा है प्यारे बच्चों, 1 संधारित्र मतलब 2 को मिला के क्या हो रहा है, 2 को अगर हम क्या कर रहे हैं
समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों प्रभावी धारिता 1 माइक्रोफैराडे का प्रभावी धारिता हमारा बन रहा है ना। ये कितना बन रहा है 1 माइक्रोफैराडे का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस दो को क्या करेंगे, अब इसको जब जोड़ दिए, जब दोनों को आपस में जोड़े तो एगो क्या हो गया ऐसे संधारित्र बन गया और इसका मान कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड आ गया है ना। जब इस दोनों को जोड़े तो हमारा कितना निकला 1 माइक्रोफैराड निकला। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे दो को जोड़ दिए, ठीक है, दो को तो हम जोड़ दिए, फिर क्या करेंगे दो को और को क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। दो और को क्या करेंगे समानांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। ठीक है, दो और को क्या करेंगे समानांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला का तो यानी ये जो है ये इसका मान है कि जब दो को हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो हमारा कितना निकल गया 1 माइक्रोफैराड। और ये क्या है, बाकी हमको क्या लेना है, दोनों को 2-2 माइक्रोफैराड लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बैटरी से हम जोड़ भी दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला का तो 1 माइक्रोफैराड है तो हम भी इसको क्या करते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना। Cp इक्वल टू क्या, 3 को संधारित्र है, पहला का होगा C1 अब प्लस क्या हो जाएगा C2 अब प्लस क्या हो जाएगा C3। तो देखिए यहाँ पे Cp पहला का क्या है, पहला का सिर्फ 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर हम ये दोनों का तो नहीं निकाले हैं और दोनों का कितना लेना है 2-2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है प्लस 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, यानी जब हम इसको जोड़ेंगे Cp इक्वल टू तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 5 माइक्रोफैराड। यानी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा, हमको 5 ही माइक्रोफैराडे ना निकालना है। तो कितना संधारित्र जोड़े, हम पहले क्या जोड़े, दो को श्रेणी क्रम में जोड़े तो उसकी धारिता कितनी, मतलब उसकी समतुल्य में कितना निकला बाबू हमारा 1 माइक्रोफैराडे निकला। यानी दोनों को जोड़े तो ये 1 हो गया और फिर दो को हम क्या किए समानांतर में, तो दो को वहां जोड़े तो ये 1 बना और ये फिर दो को, तो कितना हुआ 4 को संधारित्र जोड़े हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चे को। एक बार बताइए, ऐसे ही टेस्ट लेते हैं ताकि प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा ताकि आपका दिमाग भी हिल जाए और थोड़ा सा मजा भी आए। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आज, अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों। एक आदर्श का छोड़िए, सबसे पहले एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। नॉर्मल जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है बहुत, है ना, सॉरी यहाँ पे वोल्ट मीटर ना, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, ऐसे लिखेगा कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अधिक होता है, लेकिन अनंत नहीं होता है। लेकिन अगर आदर्श लग जाए, यहाँ पे आइडियल लग जाए, आदर्श लग जाए, याद रखिएगा कि अगर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर आपसे पूछे तो ये क्या हो जाता है अनंत, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों अनंत होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर का पूछे तो बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी होता है अधिक भी होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति, देखिए क्वेश्चन कितनी बार ये आया हुआ है, पहले ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे कि ये जो क्वेश्चन है कितनी बार आया हुआ है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो आंसर लगाना है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों शक्ति को हम किससे पी से सूचित करते हैं, पी इक्वल टू क्या होता है V² बटे में R, और ये क्या होती है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है हमारे, क्या होती है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति को P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति हमारी क्या हो जाएगी V² बटे में R, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, टेस्ट दीजिए फटाफट से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का संवहन वेग, है ना, अगर किसी चालक का संवहन वेग Vd है और आरोपित विद्युत क्षेत्र E है तो इनके बीच का संबंध क्या होगा, है ना, यही ना क्वेश्चन है कि किसी चालक का संवहन वेग Vd, आरोपित विद्युत क्षेत्र E है तो इनके बीच का संबंध क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किसी चालक का संवहन वेग क्या है प्यारे बच्चों Vd है, ठीक है, और आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या है E है तो इनके बीच का संबंध पूछा गया। तो प्यारे बच्चों संबंध क्या होता है, किसी चालक का संवहन Vd, मतलब जो संवहन वेग होता है Vd वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होता है उसके वैद्युत क्षेत्र के। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि किसी चालक का संवहन वेग क्या होगा समानुपाती होता है आरोपित वैद्युत क्षेत्र के, यानी वैद्युत क्षेत्र बढ़ाइएगा बाबू अनुगमन वेग भी बढ़ेगा, अगर अनुगमन वेग घटाइएगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा प्यारे बच्चों घटेगा। ये आपको ध्यान में रखना है,
ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा याद रखना है कि अनुगमन वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अनुगमन वेग बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बाबू। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, VD समानुपाती क्या हो जाएगा, ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने सारे बच्चे ने मारे हैं बी वाले ऑप्शन, सभी बच्चे बताइए फटाफट से। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला आज ये कि लेंस की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और बताइए लेंस की क्षमता है ना। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, इसे डायोप्टर में सूचित कर दें। और लेंस की क्षमता को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, अगर लेंस की क्षमता अगर आपको निकालनी हो, अगर दो को लेंस की क्षमता दिया रहे, एगो का मान लीजिए कितना है, +3 है, और एगो का मान क्या है, मान लीजिए कि -2 डायोप्टर है। तो अब पूछेगा कि इसकी लेंस की क्षमता निकालिए, तो क्या करते हैं, P1 + P2 करते हैं। P = क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए समतुल्य लेंस की क्षमता अगर बात करें तो P = क्या हो जाएगा, P1 + P2, यानी पहले लेंस को जोड़िए दूसरे लेंस को जोड़िए। तो P = क्या होता है, P1 का मान लीजिए कि मान 3 है तो 3 कर दिए, और प्लस माइनस माइनस, अब P2 का मान क्या है, 2 यानी इसका समतुल्य क्षमता कितना निकला, तो प्यारे बच्चों 1 डायोप्टर निकला। तो अगर आपसे बोला जाए कि समतुल्य लेंस क्रमशः क्या है, P1 तथा P2 है, तो समतुल्य क्षमता क्या होगी, तो क्षमता आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P का मतलब क्या होता है, क्षमता, क्षमता का मतलब क्या हो गया कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहला क्या है, P1 है, तो P1 की जगह पे P1 और P2 की जगह पे P2 है ना। यानी ये फॉर्मूला भी हो गया, और P1 की जगह पे हमको पुट भी करना है P1, और P2 की जगह पे पुट करना है P2। यानी कहने का मतलब P = क्या हो जाएगा, P1 + P2 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे बता रहे हैं ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, एक बार बता दीजिए क्लियर है एक बार बता दीजिए प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए जितने भी सारे बच्चे एक बार बताइए क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा लाइट का आज दिक्कत था इसलिए छोटा क्लास हुआ। अब देखिए, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराडे हो जाती है। ठीक है, समझिएगा कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे उसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाती है, प्यारे बच्चों हो जाती है 6 माइक्रोफैराड। यानी समान धारिता के 3 संधारित्र को जोड़ना है, और किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/C3 और डॉट 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 1/Cn। हमको कौन जोड़ना है, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में। तो अगर हम CS का वैल्यू निकालें, यानी तुल्य धारिता, यहाँ पे CS का मतलब तुल्य का निकालें, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/ क्या हो जाएगा, 3 संधारित्र जोड़ना है। तो पहले संधारित्र को मानेंगे C, फिर दूसरे को भी क्या मानेंगे C, फिर तीसरे को भी हम क्या मानेंगे C। ठीक है, यहाँ पे तो 1/C S = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि ये 3/C हो जाएगा। ठीक है, 3/C। तो हम यहाँ पे तुल्य निकाले CS का, तो क्या हो जाएगा C/3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यानी अगर आपसे बोला जाए CS का वैल्यू दे रखा है, देखिएगा CS का वैल्यू यानी यहाँ पे 3 धारिता को, समान धारिता को 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे तुल्य धारिता कितना, 6 माइक्रोफैराड। यानी ये जो तुल्य धारिता है, यानी C/3 का मान दे दिया है, C/3 का समझिएगा, यहाँ पे क्या है, C/3 का मान कितना दे दिया है प्यारे बच्चों, 6 माइक्रोफैराड दे दिया है। तो अगर हम C का मान निकाले तो C का मान कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, तो 6 में 3 से गुणा करेगा, 18 माइक्रोफैराड निकल जाएगा। ठीक है, तब अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब तुल्य धारिता, यानी फिर इसको हम अगर 3 को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो समानांतर क्रम का यहाँ पे क्या होता है, C पैरेलल का क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3। ठीक है, तो Cp = क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, Cp = क्या होगा, Cp = क्या हो जाएगा, हमारा जो नया धारिता निकला है कितना निकला है, 18 + 18 अब प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 18 माइक्रोफैराड, यानी 18 तो यही कितना निकल जाएगा, 54 माइक्रोफैराड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 माइक्रोफैराड सभी बच्चे का आया हुआ है, एक बार बताइए। ठीक है, सबका 54 आया हुआ, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए कि सबसे पहले बोला जा रहा है कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को, मान नहीं दिया है कि कितना कितना का धारिता है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो तुल्य धारिता निकलेगी आपकी 6 माइक्रोफैराडे के बराबर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 संधारित्र को क्या करें, समान धारिता के 3 संधारित्र को जोड़ रहे हैं। तो हमारा CS यानी क्या है, तुल्य धारिता है, इसका मान C/3 आ रहा है, यानी इस तुल्य धारिता का मान दे दिया है। तो हम क्या किए हैं कि C/3 का मान दिया है कितना, 6 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ से C का मान निकालेंगे तो 6×3 = 18 हो गया। अब बोला जा रहा है कि इसी को
जो निकाले हैं आप 18 माइक्रोफराड है, अब इसी को अगर आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तीन को तो आपका धारता क्या निकलेगा, तो हमारा जो धारता निकलेगा 18×54 को निकलेगा। ठीक है, अगला के 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन से निकाली गई क्षमता कितनी होगी? फटाफट से एक बार आप लोग बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों, जितना तेजी से हो सके। देख ले एक बार, बैटरी तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका टेंशन लगा है कि बैटरी कहीं खत्म ना हो जाए, चार्ज कम है। चलिए अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर लगाइए, क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है ना, ये पॉजिटिव में ही होता है, जबकि दिया गया है क्या 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक क्या है, अवतल लेंस है, ये माइनस में ही लिखा जाएगा। यानी आपको बताना है कि फोकस दूरी दिया है किसका, तो ये उत्तल का दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अवतल का कितना होगा बाबू, 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन अवतल का क्या हो जाता है, माइनस में ही आता है कभी भी, तो इसको हम माइनस देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तल का क्या हो जाएगा प्लस में, और अवतल का क्या होता है, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का कितना होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इनको क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे, उसके बाद से इसका क्षमता निकालेंगे। तो बाबू जोड़ा कैसे जाता है, अगर समतुल्य निकालना हो पूरा पूरा का पूरा, यानी इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाता है, 1/f1 और प्लस क्या हो जाता है याद रखिएगा, समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है, साफ साफ समझिएगा। यहाँ पे समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है हम आपको बताते हैं। अरे सही से चलो भाई, देखिए समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है, तो 1 मान लीजिए कि समतुल्य फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी कैसे निकाला जाता है, तो 1/f1 और प्लस 1/f2 और डॉट 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 क्या हो जाएगा, 1/fn, कितना भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एक का वैल्यू 40 है और एक का वैल्यू 20 है, तो 1/40 और क्या हो जाएगा माइनस 1/20, क्योंकि ये क्या है माइनस में है हमारा। तो जब हम इसको निकालेंगे, चला ध्यान में रखिएगा, तो 1/f का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो बाबू यहाँ पे देखिए जब लघुत्तम निकालेंगे क्या होगा, 40 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1-2 हो जाएगा, है ना, यानी 1/f का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 1 यहाँ पे क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 40 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, -1/40, क्योंकि -2 में से एक गया बाबू, -1/40, यानी अगर हम f का वैल्यू निकाले तो कितना निकलेगा, -40 निकलेगा। यानी समतुल्य, यानी जब हम 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले उत्तल और अवतल लेंस के फोकस दूरी को मिलाते हैं तो हमारा जो फोकस दूरी निकलता है -40 सेंटीमीटर समतुल्य में, यानी दोनों को मिला के निकलता है। तो अब हमको क्या करना है, क्षमता निकालना है। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम 100 लिख दिए हैं, तो P = क्या हो जाएगा, ऊपर में 100 है तो 100, अब बटा में क्या है -40 है बाबू, क्या है -40 है, फोकस दूरी क्या है -40 है, तो जब हम इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2.5 है ना 20, यानी कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, यानी P = क्या होगा -2.5 डायोप्टर इसका क्षमता निकल जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। अगला आ जाएगी माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रास, यानी जो सूक्ष्म तरंगे होती है इनकी आवृत्ति प्रास कितनी होती है। तो बाबू जो सूक्ष्म तरंगे होती है, पहले तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और प्यारे बच्चों ये सूक्ष्म तरंगे होती है, इनका आवृत्ति प्रास की बात करें तो याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति प्रास की बात करें तो प्यारे बच्चों देखिए 3 गुणे याद रखिएगा 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच होता है इनका आवृत्ति प्रास। ठीक है, माइक्रो तरंग की अगर आपसे पूछे कि आवृत्ति प्रास कितनी होती है तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रास होती है 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच। तो ऑप्शन देख लीजिए 8 से 4 गलत, ये भी गलत है ना, क्योंकि 21 से 18 गलत। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18 के बीच इनकी आवृत्ति प्रास होती है, किसकी, सूक्ष्म तरंगे जो माइक्रो तरंगे होती है उनकी। तो ये भी आपका सही हुआ। चलिए एलआर परपथ की प्रतिबाधा, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले यहाँ पे देखिए कि पूछा कितना बार गया है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एलआर परपथ की प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस निकालिए, ठीक है, एलआर परपथ का प्रतिबाधा क्या होगा, तो एलआर परपथ का प्रतिबाधा क्या होता है आपको ध्यान में रखना है कि √, यहाँ पे √, याद रखिएगा कि r² + ω² × L² क्या होता है, r²
ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा प्रतिबाधा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा प्रतिबाधा इंपिडेंस निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा। तो याद रखिएगा रूट अंडर क्या होगा बाबू, ध्यान में रखिएगा कि रूट अंडर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है यानी क्या है यहाँ पे इंटू ए गुणा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसका भी आपने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आ जाए कि प्रेरकीय प्रतिघात क्या है। तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रेरक द्वारा एगो लगाया गया अवरोध होता है ना, अवरोध का मतलब रुकावट, प्रेरक द्वारा लगाया गया एगो अवरोध जिसको हम लोग जानते हैं कि एक्सेल से सूचित करते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात को एक्सेल से सूचित करते हैं। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ओमेगा, ये तो ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे याद रखिएगा एक्सेल है तो एक्सेल, ठीक है, बराबर है तो बराबर ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई, यहाँ पे लिख देंगे एफ और यहाँ पे एल है तो एल। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है एक्सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात हो जाएगा। धारतीय प्रतिघात नहीं बोला जा रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात, जो परिपथ में क्या प्रेरक द्वारा एगो लगाया गया अवरोधक होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको हम लोग एक्सेल से सूचित करते हैं। और एक्सेल इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों ओमेगा एल होता है, जहां पे ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ होता है। तो बस हमको क्या करना है कि 2 पाई एफ हमको पुट कर देना है, राइट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए एल आर परिपथ में कलांतर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे सुनिएगा कलांतर बाबू, अगर शक्ति गुणांक बोलेगा, अगर शक्ति गुणांक बोलेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं cos फाई, है ना। कलांतर के लिए क्या निकालते हैं tan फाई। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल सा देखना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा आंसर देखना है कि अगर कलांतर पूछा है तो कलांतर के लिए हम क्या जवाब देंगे, अगर हमसे शक्ति गुणांक पूछा है तो शक्ति गुणांक के लिए क्या जवाब देंगे। अगर शक्ति गुणांक पूछेगा तो शक्ति गुणांक में cos फाई का मान निकाला जाता है, अगर कलांतर पूछे कलांतर में हमेशा tan का मान निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन का मान नहीं निकलेगा, देखिए cos है तो cos का नहीं, साइन भी है तो साइन का नहीं। बाबू कलांतर के लिए किसका मान निकाला जाता है, तो डायरेक्ट tan इनवर्स क्या हो जाएगा WL/R। इसको साबित भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिमाग रहेगा तो फटाफट आप लोग टिक करके आ जाएंगे 100% सही, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है टाइम की कमी होती है। अब मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव में ही पूरा टाइम गंवा दिए तो हो गया, तो फिर तो आप पास किए, ऐसा नहीं ना है। इसलिए क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, फटाफट शॉर्टकट में इसको बनाया जाता है। तो एल आर परिपथ का अगर आपसे कलांतर पूछ लिया जाए, कलांतर, तो कलांतर क्या होगा, कलांतर के लिए कभी भी tan का मान निकाला जाता है, शक्ति गुणांक के लिए कभी भी cos का मान निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश कण पर लगने वाला बोला जाए अगर आपसे कि चुंबकीय बल सूत्र का मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना कि जब कोई आवेशित कण, मान लीजिए क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखिए ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो जब कोई आवेशित कण, मान लीजिए क्या है कोई आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या कर रहा है गति कर रहा है, तो इस पे एक कार्यकाली बल कार्य करता है जिसको हम लोग लॉरेंज बल भी बोलते हैं या इसे ही हम लोग विद्युत चुंबकीय बल भी बोलते हैं। तो याद रखना है इतना कि यही बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल का सूत्र, उसी को हम लोग लॉरेंज बल भी बोलते हैं, चुंबकीय बल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल भी उसको बोला जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, F इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है QV साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, यानी ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र में इसमें एक आवेशित कण गति कर रहा है तो इस पे एक बल कार्य कर रहा है और उस बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा QVB साइन थीटा हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A वाले चालक तार से प्रवाहित धारा I होती है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा होगा अनुगमन वेग और धारा के बीच का संबंध, आपने पढ़ा होगा ना अनुगमन वेग और धारा के बीच का संबंध। तो यहाँ पे वही है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले किसी चालक तार में प्रवाहित धारा होती है। तो प्यारे बच्चों धारा क्या हो जाती है, धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध हम क्या निकाले थे, तो धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध क्या निकाले थे, तो प्यारे बच्चों क्या निकालते हैं I इक्वल टू क्या होता है NEA VD होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा धारा और अनुगमन वेग का बीच का संबंध। तो यही पूछा गया है हमसे, तो क्या हो जाएगा
एन ए भी डी हमारा क्या हो जाएगा, धारा और अनुगमन वेग का बीच का संबंध हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग, तो प्यारे बच्चों धारा घनत्व अगर आपसे पूछेगा करंट डेंसिटी का, तो जैसे आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए भी डी। हमसे क्या पूछा है, धारा घनत्व, और धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, जे सॉरी धारा घनत्व को किसे सूचित करते हैं, जे से। तो जे इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे पता होना चाहिए, जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटा में ए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई है और इस ए को क्या करेंगे, इसके नीचे लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो ए इधर आ गया, बराबर है तो बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इधर क्या बचा, एन ई भी डी, तो ये क्या हो गया, ये जो निकला आई बटा ए को हम क्या लिख सकते हैं, जे। जे को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई भी डी। ये हमारा क्या हो गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का संबंध। तो हम आपको दोनों बता दिए। अगर आपसे पूछेगा धारा और अनुगमन वेग का बीच, तो बाबू विद्युत धारा और अनुगमन वेग का बीच हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई भी डी। अगर आपसे पूछेगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग का बीच, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस ए को आई के नीचे ला देंगे, यानी बट्टा में ऐसे ला देंगे, तो आई बटा ए क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। जे इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई भी डी, क्योंकि ए तो इधर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो ध्यान में रखिएगा क्या है, ये 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र। बाबू टेस्ला यानी एक टेस्ला का मान कितना होता है, अगर एक टेस्ला की बात करें तो एक टेस्ला का मान होता है 1 वेबर प्रति, याद रखना है कि मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक टेस्ला कितने के बराबर, तो 1 वेबर प्रति मीटर के बराबर। तो आपसे क्या बोला है, 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला कितने के बराबर होगा बाबू, 5 वेबर, याद रखिएगा, प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जैसे आपको पता लग रहा हो कि एक टेस्ला कितने के बराबर होता है, एक टेस्ला का मान तो 1 वेबर प्रति मीटर, है ना, याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एक टेस्ला का मान पूछे तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 5 टेस्ला का क्या होगा, तो 5 टेस्ला का हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला आ जाइए कि एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसको मतलब साबित भी किए हैं, जाके चैप्टर 7 आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एलसीआर परपथ है, क्या है एलसीआर, है ना, एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, इंपीडेंस क्या होता है। तो एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, क्या होता है, हमने आपको बताया था रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ पे होता है एक्सएल और माइनस प्यारे बच्चों क्या होता है एक्सी, है ना, प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का स्क्वायर होता है। ये हमने सिद्ध किया था, और यही इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो ऐसा ऑप्शन तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट है तो रूट दे देंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर भी दे सकते हैं, प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको प्रेरकीय प्रतिघात क्या पढ़ाया था कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, ओमेगा एल होता है, और धारतीय प्रतिघात क्या होता है, 1 बटा ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सएल की जगह पे क्या लिख देंगे, हम एक्सएल की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा एल लिखेंगे। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, माइनस एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा ओमेगा सी होता है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये वाला जो आंसर होगा ना हमारा, बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पे है, तो देखिए आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस क्या हो जाएगा, 1 बटा ओमेगा सी, इसका स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है जी, हमारा डी वाला बन रहा है। समझ में आया बाबू, इसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा यानी प्रतिवर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान। बाबू इसमें पूछा जाता है प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होगा, या प्रतिवर्ती धारा का अगर आपसे पूछ दे कि शिखर मान क्या होगा, तत्कालिक की जगह पे शिखर भी लिख सकता है। तो तत्कालिक मान क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, क्या हो गया हमारा तत्कालिक मान हो गया। तो अगर आपसे तत्कालिक मान पूछे तो आई इक्वल टू क्या होता है, तत्कालिक मान अगर आपसे पूछ देता है बाबू, तो आप क्या आंसर देंगे कि बाबू अगर पूछे कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान क्या होता है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई का मतलब तत्कालिक मान। ठीक है, और आई नोट क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टोटली यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान हो गया। अगर आपसे पूछे शिखर मान क्या होता है, अगर आपसे पूछे शिखर मान, तो आई नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, शिखर मान बोलते हैं। आई नोट को क्या बोलते हैं, शिखर मान, शिखर मान। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, तत्कालिक मान। ठीक है, तो याद रखिएगा हमसे क्या पूछेगा, तत्कालिक मान क्या होगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे याद रखिएगा आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए, और ये आपको बताना है अंत में कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, फिर भी तो टाइम लग ही गया क्योंकि समझा समझा के पढ़ा रहा है। चलिए, प्रतिवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर का प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होगा? प्रतिवर्ती धारा का एक पूरा चक्कर होने में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान, तो बाबू प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ कितना होता है? वो समय के साथ, ये क्या हो गया हमारे आवृत्ति हो गई सीधी वाले, तो क्या होता है ये समय के साथ अप एंड डाउन होता है। तो अगर आपसे बोला जाए, ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होगा, ठीक है, तो शिखर मान क्या हो जाएगा? जब प्रतिवर्ती धारा होता है, ये पूरा चक्कर कब लगाता है? तो ये पूरा करेगा तब। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है, प्रतिवर्ती धारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ मान हो गया। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से आके प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फुल मान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पूरा फुल मान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा मान हो गया। यानी यहाँ का वैल्यू कितना होता है, 0 में, इधर का होता है प्लस में, और इधर का होता है माइनस में। तो याद रखिएगा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं, यानी इसको आयनोड बोला जाता है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि प्रतिवर्ती धारा के एक पूरा चक्कर करने में बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का औसत माने आधा मान क्या होगा, तो इसका ये जो आधा मान होगा ना, हमारा आधा मान भी 0 होता है और पूरा मान भी 0 होता है। तो यानी बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये टेस्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिए होंगे, और आप लोग बताइए कि इस टेस्ट में आपका कितना सही हुआ, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन था। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग, फटाफट मेरे बाबू जल्दी जल्दी बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में बता दीजिए कि 20 में से कितना सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक बताना है। और प्यारे बच्चों, लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि ये करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और कल जो होगा, कल से आपका लॉन्ग क्लास चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।